स्वागत है आप सभी का। मैं हूं डॉक्टर विजेंद्र सिंह राठौर और आप आधार आईसीएस का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम लोग अपनी क्लास में अभी इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास के अंतर्गत हम प्राचीन भारत का इतिहास में लगभग समापन की ओर आ चुके हैं और गुप्त काल चल रहा है हमारा। पिछली क्लास में हमने गुप्त काल का प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, इन सब के ऊपर प्रकाश डाला था। आज हम गुप्त काल का जो कला और साहित्य है वो लेकर आपके सामने आए हैं। कला और साहित्य की दृष्टि से जो गुप्त काल है उसको भारतीय इतिहास का क्लासिक युग या स्वर्ण युग भी कहते हैं, है ना। ये गोल्डन एरा है, गोल्डन युग है ये। यहाँ पर कला और साहित्य में, स्थापत्य में जो विकास हुआ उसका जो चरम है, विकास का चरम हमें गुप्त काल में ही प्राप्त होता है। पहली बार गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण हुआ, पहली बार मंदिर बने हैं भारत में। जो जितने भी हम मंदिर देखते हैं वो गुप्त काल से पुराने नहीं हो सकते, है ना। अभी तक जो हमें प्राप्त हुए हैं, गुप्त काल में ही पहली बार मंदिरों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग कला और साहित्य। गुप्त काल में स्थापत्य डालेंगे पहले हम ना, स्थापत्य या कला भी कह सकते हैं इसको, कला भी कह सकते हैं, स्थापत्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो पिछले लेक्चर दिए गए हैं हमारे द्वारा, उन वीडियोस को आपको अगर याद करना है तो आपको उनको बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि आप बार बार देखेंगे। अगर उनको आप 2, 3, 4 बार आप देख लेते हैं तो वो आपको कंठस्थ होने के लिए सबसे आसान तरीका है ना। आपको बार बार देखना है, सबसे अच्छा तरीका उसका वही है। तो स्थापत्य की बात करते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि स्थापत्य की दृष्टि से गुप्त काल भारतीय इतिहास का क्लासिक युग या स्वर्ण युग है। ठीक है, कला या स्थापत्य की दृष्टि से गुप्त काल भारतीय इतिहास का क्लासिक युग या स्वर्ण युग है। ठीक है, स्थापत्य के क्षेत्र में जो विकास हुए हैं उनका चरम हमें गुप्त काल में ही प्राप्त होता है। गुप्त काल में ही मंदिरों का निर्माण, मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ। ठीक है, विकास हुआ। सबसे पहला जो मंदिर हमें मिलता है वो सांची का मंदिर है। सबसे पहला जो मंदिर हमें मिलता है वो सांची का मंदिर है। ठीक है, और सबसे पहले जो शिखर, जिसके ऊपर मंदिर के ऊपर शिखर बनाया गया, वो है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, ये सबसे पहले शिखर युक्त मंदिर है। ठीक है, शिखर युक्त मंदिर का निर्माण, यानी कि जो शिखर वाले मंदिर हैं ये सब नागर शैली के हैं, नागर शैली के हैं। ठीक है, नागर शैली के मंदिर हैं। मंदिरों की 3 शैलियां होती हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ठीक है, तो इसके बारे में आपको अलग से बताएंगे। तो शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण गुप्त काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस समय सबसे ज्यादा शिखर युक्त मंदिर बनाए गए। ठीक है, ईंटों का प्रयोग हुआ मंदिर निर्माण में, छोटी ईंटें का प्रयोग हुआ, ईंटों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा गुप्त काल में गुफा वाले मंदिरों का निर्माण भी होता है, जिसमें ब्राह्मण की गुफा मंदिर और बौद्ध गुफा मंदिर भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ब्राह्मणों के गुफा मंदिरों की बात करते हैं तो ब्राह्मणों के गुफा मंदिर में सबसे अच्छा उदाहरण हमको मिलता है उदयगिरी का मंदिर का। उदयगिरी का जो मंदिर है उसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो सेनापति थे वीरसेन, उन्होंने बनवाया था, है ना। यानी कि उदयगिरी का गुफा मंदिर, जिसमें विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है, किसने बनवाया था? वीरसेन ने बनवाया था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सेनापति थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की क्या थी? सेनापति थे। ठीक है, तो गुहा मंदिरों का हमें, और जो कि ब्राह्मण गुहा मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर हैं, उनके भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। जिसे हम बात करें बौद्ध गुहा मंदिरों की बात करें तो अजंता और बाघ की गुफाएं, अजंता जो कि महाराष्ट्र में है, बाघ जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में है, यहाँ की गुफाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, अजंता की जो गुफा है उसमें हमें 16 नंबर की गुफा, 17 नंबर की गुफा और 19 नंबर की जो गुफा है उसे गुप्त काल की गुफा माना जाता है। ठीक है, गुप्त काल की गुफा माना जाता है। 16वीं गुफा अजंता की और 17वीं गुफा के बारे में हमने बौद्ध धर्म में भी पढ़ा था, जिसमें राजकुमारी की मरणासन की गुफा, ठीक है, और बौद्ध की जो ग्रह त्याग हो गए, महापरिनिर्वाण हो गए, उनके सबके जो चित्रांकन है वो हमको मिलता है 16वीं और 17वीं गुफा के अंतर्गत। आप किसमें मिलता है आप हमें कमेंट करिए, आप वो वीडियो को जाकर देखिए, मिलेगा आपको वहाँ पे। ठीक है, तो अजंता में हमको जो गुफाएं मिलती हैं महाराष्ट्र में, इनकी लगभग जो संख्या है, ठीक है, उनके बारे में और कौन कौन सी गुफा क्या है उसके बारे में, ये गुफाओं के बारे में एक अलग से हम वीडियो आपको देंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है,
तो अभी हम मंदिरों की बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनके बारे में आपको जानना है, कौन से मंदिर कहाँ है, क्या है, ठीक है। तो गुप्त काल का मुख्य जो स्थापत्य था वो क्या था, वो मंदिर स्थापत्य था। तो लिखिए इसमें सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है, सांची का मंदिर है। सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है, सांची का मंदिर है। नोट करें, सांची का मंदिर सबसे प्राचीनतम है, सबसे पहला भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। प्राचीनतम है। भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर कौन सा है, देवगढ़ का दशावतार, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। ये पूरे भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है, ठीक है। मंदिर के ऊपर जो शिखर बनाया गया है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। पहला जो ईंट के द्वारा बना मंदिर है वो है कानपुर का भीतरगांव मंदिर। कौन सा मंदिर है, कानपुर का भीतरगांव मंदिर। कानपुर का भीतरगांव मंदिर, भीतरगांव मंदिर, कानपुर का भीतरगांव मंदिर, ये पहला ईंट से बना हुआ है। इसी में पहली बार मेहराबों का प्रयोग हुआ, पहली बार मेहराब बनाए गए, ठीक है। एरन में हमें विष्णु मंदिर मिलता है, एरन में विष्णु मंदिर है, ठीक है। भूमरा में शिव मंदिर मिलता है, भूमरा में शिव मंदिर मिलता है, भूमरा में शिव मंदिर मिलता है। नथला फुटार की बात करें तो यहां पर पार्वती मंदिर मिलता है, पार्वती मंदिर मिलता है नथला फुटार में, है ना। करमदंडा में हमें शिवलिंग मिलता है चारमुखी, करमदंडा में चारमुखी शिवलिंग मिलता है। क्या मिलता है, चारमुखी शिवलिंग मिलता है करमदंडा में, ठीक है। खोह में एक मुखी शिवलिंग मिलता है। ये सबसे प्राचीनतम फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं, एक मुखी शिवलिंग मिलता है खोह में, ठीक है। और यहीं पर हमें जो आधुनिक शिवलिंग है जिसमें शिव और नीचे जो पार्वती का जो साक्ष्य होता है, शिव पार्वती का संयुक्तीकरण जो होता है, वो भी हमें खोह में ही मिलता है पहली बार, ठीक है, राइट। सभी मंदिर कैसे हैं, नागर शैली के हैं, सभी मंदिर नागर शैली के हैं। और पहली बार यहाँ पर हमें जो प्रवेश द्वार के ऊपर गंगा यमुना की आकृति भी खुदी हुई दिखती है। प्रवेश द्वार जब हम एंट्री गेट पर प्रवेश करेंगे मंदिरों के, तो गंगा यमुना की आकृति खुदी हुई दिखाई देती है, ठीक है ना। तो गंगा यमुना की जो मूर्तियां हैं वो भी हमें पहली बार कहाँ देखने को मिलती हैं, गुप्त काल में हमें देखने को मिलती हैं, गुप्त काल में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ अपना देवगढ़, जो देवगढ़ है, देवगढ़ कहाँ पड़ता है, देवगढ़ झांसी में पड़ता है। देवगढ़ दशावतार मंदिर, 10 अवतार मंदिर झांसी में पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा जो भीतरगांव मंदिर है, कानपुर का भीतरगांव मंदिर है, ठीक है। ये कैसा मंदिर है, ये ईंटों का बना हुआ मंदिर है पहली बार, ठीक है। उसके अलावा हमें नालंदा के बौद्ध विहार मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो शिव मंदिर मिलता है हमें, है ना, कहाँ मिलता है, भूमरा में मिलता है। एरन में हमें विष्णु मंदिर मिलता है, ठीक है। तिगवा जबलपुर में पड़ता है, वहां भी हमें विष्णु मंदिर मिलता है, तिगवा में, तिगवा जबलपुर क्या मिलता है, विष्णु मंदिर मिलता है, विष्णु मंदिर मिलता है, राइट। तो नोट कर लीजिए इसको, विष्णु मंदिर मिलता है। चलिए आगे बढ़े, नोट कर लिया। गुप्त काल में नेक्स्ट जो हमको मिलता है, थोड़ा सा ये गुफाओं के बारे में और आपको बता देते हैं, गुफाओं की जानकारी दे देते हैं, है ना। गुफाओं के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए आप। चलिए तो डालेंगे, हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट है अपना क्या है कि मंदिरों के अलावा क्या हुआ, मंदिरों के अलावा हमें गुफा लेक मिलते हैं। कहाँ का मिलते हैं, अजंता में मिलते हैं और बाघ वाले, है ना, 2 हमने बताए थे। तो जो गुफा लेक की बात करते हैं,
या गुफा की बात करते हैं तो दो हैं, एक है अजंता में और एक हमको मिलता है बाघ की गुफा मिलती है, बाघ की गुफा मिलती है। तो इसमें जो अजंता की गुफा है उसमें टेम्परा और फ्रेस्का विधि का प्रयोग हुआ है। टेम्परा और फ्रेस्का क्या होती है ये विधि? टेम्परा और फ्रेस्का, फ्रेस्का और टेम्परा जो विधि है इसमें क्या होता है, सूखी दीवार के ऊपर अगर आप लिखते हैं तो टेम्परा हो गया, है ना, सूखी हुई दीवार पर, और जो फ्रेश दीवार है उनके ऊपर आप अगर कुछ लिखते हैं तो वो फ्रेस्का हो गया। ठीक है, धर्म से जुड़ी गुफाएं हैं, यहाँ पे हमको धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं मिलती हैं। ठीक है, जो बाघ की गुफा है उसमें लौकिक और भौतिक दोनों रूप मिलते हैं, मध्य प्रदेश में है, धार जिले में। ठीक है, बाघ की गुफा जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ठीक है, इसमें एक चित्र मिलता है हमको, स्त्री और पुरुष का संयुक्त नृत्य का चित्र मिलता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बाज को दिखाया गया है वो गोपनीय रूप से पुरुष की टोली से स्त्री की टोली में प्रवेश करता हुआ दिखाया गया है। एक ऐसा चित्र हमको बाघ की गुफा में मिलता है। ठीक है, इसी में चालुक्य शासक पुलकेशिन जो थे, है ना, उनके विदेशी दूत यानी कि जो ईरान से आए थे उनके स्वागत के चित्र भी हमको बाघ की गुफा में मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा मूर्तियों की बात करते हैं तो मूर्तियां हमें पत्थर की, मिट्टी की और धातु की मूर्तियां मिलती हैं। ठीक है, पत्थर की, मिट्टी की और धातु की मूर्तियां मिलती हैं। धातु में तांबे का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। तो मूर्ति की बात करते हैं तो मूर्तियों में पत्थर की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिलती है? मूर्ति, पत्थर की जो मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति हमें मिलती है सारनाथ से, सारनाथ से मिलती है। और कहां से मिलती है? मथुरा से मिलती है। मथुरा कला का विकास और गांधार कला का विकास पहले हो चुका है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, डिटेल पढ़ना बाकी है अभी ना। तो सारनाथ से जो मूर्ति मिलती है वो बुद्ध की मिलती है, बैठी मुद्रा में है, बैठे हुए मिलती है। ठीक है, और मथुरा से जो बुद्ध की मूर्ति मिलती है वो खड़ी अवस्था में, खड़ी मुद्रा में है। तो यहाँ पर बैठी मुद्रा में मिलती है सारनाथ से मूर्ति, और मथुरा से हमें खड़ी मुद्रा में मिलती है, बुद्ध खड़े हुए हैं। ठीक है, मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो श्रावस्ती से मिलती है, मिट्टी की मूर्तियां हमें श्रावस्ती से मिलती है, श्रावस्ती से मिलती है। हस्तिनापुर के पास हमें मूर्तियां मिलती हैं, लौकिक हैं, ये सारी लौकिक रूप से हैं। धातु की जो मूर्ति है, जो धातु की मूर्ति है वो हमें मिलती है सुल्तानगंज, सुल्तानगंज से मिलती है, सुल्तानगंज से मिलती है, सुल्तानगंज से प्राप्त होती है। ठीक है, सुल्तानगंज कहाँ है? ठीक है, बिहार में पड़ता है। यहाँ ये जो मूर्ति है सुल्तानगंज से जो मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, वर्तमान में बर्किंघम पैलेस में इसको स्थापित कर दिया गया है, पेरिस के बर्किंघम पैलेस में इसको स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा गुप्त काल का, वो है यहाँ के साहित्य। साहित्य की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं तो हम पढ़ चुके हैं कि साहित्य अभी तक ताल पत्रों पे और पत्थरों पर लिखे गए हैं। पत्थरों पे जो अभिलेख लिखे गए हैं वो भी यहाँ पर हमको मिलते हैं साहित्य में। आपको बता दें कि साहित्य की दृष्टि से भी ये क्या है? गोल्डन पीरियड है, गुप्त काल। स्थापत्य और साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल जो है वो क्या है? गोल्डन पीरियड है, गोल्डन पीरियड है। चलिए आगे बढ़े। तो साहित्य में दो प्रकार के साहित्य हमको मिलते हैं, एक पत्थर के मिलते हैं, पत्थर के ऊपर लिखे हुए मिलते हैं, और दूसरे हमको मिलते हैं, टाइप पे मिलते हैं ताल पत्थर पे, ताल पत्थर वाले मिलते हैं। ठीक है, तो पत्थर पे लिखने वाले जो राइटर हैं उनके नाम मिलते हैं, क्या क्या मिलते हैं? हरिसेन मिलता है, आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा हरिसेन ने कौन सा अभिलेख लिखा है। ठीक है, हरिसेन मिलता है। नंबर 2 वीरसेन मिलता है, वीरसेन राइटर का नाम मिलता है। और थर्ड है आपका वत्स भट्टी मिलता है ना, वत्स भट्ट, वत्स भट्ट का नाम मिलता है। ये हमारे पत्थर पे लिखे हुए राइटरों के नाम हैं। हरिसेन की बात करें तो इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। ठीक है,
समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके राइटर कौन है, हरिसेन है। चंपू शैली में है, डिटेल में पढ़ाया गया है, आप समुद्रगुप्त वाला लेक्चर देखें, ठीक है। गोडी शैली में है, वैदर्भी शैली में है, विशेषज्ञ थे ये ना लिखने की, गोडी शैली और वैदर्भी शैली के विशेषज्ञ थे। वीरसेन ने उदयगिरी अभिलेख लिखा है ना, वीरसेन ने कौन सा लिखा है, उदयगिरी अभिलेख लिखा है। और वत्स भट्टिया ने लिखा है मंदसौर अभिलेख, वत्स भट्ट का मिलता है मंदसौर अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तालपत्र पे। तो तालपत्र पे जो अभिलेख लिखे गए हैं, आपको पता है कि कालिदास यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते हैं, 9 रत्नों में से एक हैं, ठीक है। इन्हें हम भारत का शेक्सपियर कहते हैं, कालिदास को। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हमको मिलती हैं, सारी की सारी रचनाएं रोमांटिक हैं, ठीक है। रोमांस से भरपूर रचनाएं लिखी जाना प्रारंभ हो गई है इस समय, ठीक है। तो कालिदास डालेंगे साहित्य में, सबसे पहले डालेंगे कालिदास, कालिदास की रचनाएं। सबसे पहले पहला और सबसे बड़ी रचना इनकी जो है वो है रघुवंश। पहली और सबसे बड़ी रचना कौन सी है, रघुवंश, रघुवंश, ठीक है। पहली है, सबसे बड़ी रचना है। सेकेंड नोट करते जाइए, कुमार संभव, कुमार संभव। दूसरी बड़ी रचना है, इसमें स्कंदगुप्त के जन्म का वर्णन मिलता है। कुमार संभव में क्या मिलता है, स्कंदगुप्त के जन्म का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसकी उपासना भी जो है वो शिव की उपासना से प्रारंभ होती है। इसका प्रारंभ जो है, इसका जो प्रारंभ है शिव की उपासना से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेघदूत, मेघदूत, ठीक है। इसमें जो यक्ष और यक्षिणी हैं उनके विरह, उनके दर्द की दास्ता को बताया गया है मेघदूत में, है ना। यक्ष और यक्षिणी की विरह, दर्द की, विरह की दास्ता को बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम सब संस्कृत में है, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऐसे करके सब संस्कृत में है। अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करते हैं, ठीक है। तो नाटक है, ये नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें दुष्यंत और शकुंतला, जो शकुंतला थी, उनके मिलन का वर्णन मिलता है, फिर उनके विरह को दिखाया गया है, ठीक है। इसमें जो प्रस्तुतिकरण किया गया है उसमें जो कालिदास हैं वो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ जो प्रस्तुतिकरण है, तो उसमें कालिदास गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ नारी सौंदर्य को परखे जाने का विधान भी करते हैं, नारी की सुंदरता के बारे में प्रकाश डालते हैं। इसी पुस्तक में बचपन, वृद्धावस्था, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक के चारों जो आश्रम हैं उनको एक साथ आप इसको पढ़कर सभी का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जर्मन दार्शनिक गेटे कहते हैं कि यदि आपको एक समय में बचपन, यौवन और वृद्धावस्था तीनों को भोगना है, तीनों को भोगना चाहते हैं, तो आपको अभिज्ञान शाकुंतलम से गुजरना चाहिए, अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसने कहा है, जर्मन दार्शनिक गेटे ने कहा है, ठीक है। तो इसमें क्या मिलता है, इसमें हमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऋतुसंहार। ऋतुसंहार, ऋतुसंहार इसमें ऋतु यानी कि जो आपका क्लाइमेट होता है, मौसम होता है, बदलता है, तो जो ऋतु होती है उसका व्यक्ति के जीवन पर एवं मानव के मन पर, व्यक्ति के जीवन पर और मानव के मन पर पड़ने वाले प्रभाव को बताया गया है, ठीक है। यानी कामुकता को प्रदर्शित करने के लिए ऋतु की महत्वपूर्ण भूमिका को बताया गया है ना। कामुकता को प्रदर्शित करने के लिए ऋतु की महत्वपूर्ण भूमिका को बताया गया है, ऋतुसंहार। नेक्स्ट है मालविकाग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम, ये मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है पुस्तक में। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है, ठीक है। और इसी पुस्तक में हमें पीएमएस पुष्यमित्र शुंग
और यवन आक्रमण की जानकारी भी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग और यवन आक्रमण की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है विक्रमोर्वशीय। विक्रमोर्वशीय, विक्रम और उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है विक्रमोर्वशी में। विक्रम और उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। तो ये आपकी कालिदास की पुस्तकें थी, महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कालिदास की थी। ठीक है, कालिदास को क्या कहते हैं हम लोग? भारत का शेक्सपियर कहते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछता है परीक्षा में। नेक्स्ट है शूद्रक की मृच्छकटिका। शूद्रक की मृच्छकटिकम, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में कुछ डिस्कस भी किया था। तो इसमें टूटती हुई जो वर्णवादी व्यवस्था है या ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बताया गया है, क्योंकि हमने बताया था कि इसके जो नायक हैं वो है ब्राह्मण हैं चारुदत्त। चारुदत्त एक गणिका वेश्या वसंत सेना से प्रेम करते हैं। अंत में क्या होता है? अंत में वसंत सेना की हत्या कर देते हैं चारुदत्त, है ना। लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई सजा नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो सभी प्रकार की सजाओं से मुक्त है। ठीक है, सभी प्रकार की सजाओं से क्या है? ब्राह्मण मुक्त है। नेक्स्ट है आपकी विशाखदत्त की पुस्तक। आप ऐसे याद करिए, जब भी आप पुस्तक का नाम लें साथ में राइटर का नाम जोड़ के बोले। जैसे विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक की मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम कभी अकेला ना बोले ना, कभी शूद्रक अकेला बोले। जब भी बोले सेंटेंस पूरा बोलेंगे तो आपका एक फ्लो बनेगा, याद करने के लिए बेस्ट तरीका है। ठीक है, कभी भी किसी पुस्तक को याद करना है तो विशाखदत्त की क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम। इसी में आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है C2 जो है, और ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी जो कि कुमार गुप्त की पत्नी है, उन दोनों का बताया गया है। उन दोनों के विवाह के बारे में बताया गया है ना। कुमार गुप्त को भी बताती है इसके बारे में ये। ठीक है, उसके बाद में वात्स्यायन का कामसूत्र मिलता है। कामसूत्र मिलता है वात्स्यायन का। और आर्यभट्ट की मिलती है, आर्यभट्ट की किताब मिलती है आर्यभट्टी। और क्या मिलती है? सूर्य सिद्धांत और त्रिकोणमिति भी से मिलता है हमको आर्यभट्ट का। सूर्य सिद्धांत और त्रिकोणमिति का भी उल्लेख से मिलता है। ठीक है, सूर्य सिद्धांत और त्रिकोणमिति है ना, आर्यभट्ट की आर्यभट्टी। इन्होंने पहली बार आर्यभट्ट ने कहा था कि जो सूर्य है वो क्या है? सूर्य का चक्कर लगाते हैं सब लोग, है ना। उसके अलावा नेक्स्ट जो पुस्तक है आपकी वो मिलती है वाराहमिहिर की किताबें मिलती हैं। तो वाराहमिहिर की मिलती है बृहद संहिता और बृहद जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका और सूर्य शतक भी इनकी किताबें मिलती हैं, है ना। कौन कौन सी? बृहद जातक, लघु जातक, नेक्स्ट पंच सिद्धांतिका, और नेक्स्ट सूर्य शतक। ये सब किताबें वाराहमिहिर की मिलती हैं। नेक्स्ट है धन्वंतरी की जो पुस्तक मिलती है धन्वंतरी, इसकी पुस्तक मिलती है आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद। ठीक है, यहाँ तक। और किताबें हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ये गोल्डन एरा है ना। तो वो राइटर हैं और किताबें हैं, आपको उनके बारे में भी जानना है। नेक्स्ट दंडी या दंडिन भी बोलते हैं इनको। दंडिन की जो पुस्तकें मिलती है काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित्र। दंडी की पुस्तक मिलती है काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित्र। तो 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट मिलता है आपको भास की रचना मिलती है।
भास की किताबें हैं। स्वप्न वासुदत्ता पूछता है परीक्षा में बहुत, स्वप्न वासुदत्ता। नेक्स्ट चारुदत्ता, चारुदत्ता, स्वप्न वासुदत्ता, चारुदत्ता, अरुभंग। नेक्स्ट मिलती है आपको अरुभंग, अरुभंग, ठीक है, अरुभंग। भारवी, नेक्स्ट आते हैं आपके भारवी, नोट कर लिए। भारवी की किताब मिलती है आपकी, भारवी की पुस्तक मिलती है, क्या मिलती है, किरार तुर्जनी, किरार, किरा तार्जुनियम, किरार तार्जुनियम, किरार तार्जुनियम, किरा तार्जुनियम, ठीक है। वत्स भट्टी की हमको रावण वध भी मिलती है, ठीक है। और विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा की मिलती है पंचतंत्र। बाइबिल के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध होने वाली पुस्तक है ये विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, सेकंड नंबर पर प्रसिद्धि के मामले में बाइबिल के बाद प्रसिद्ध होने वाली दूसरे नंबर की पुस्तक है। कामंदक की पुस्तक मिलती है, कामंदक, कामंदक की जो पुस्तक मिलती है उसका नाम है नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, ठीक है। अमर सिंह का अमरकोश बता चुके हैं पहले ही, अमर सिंह का मिलता है अमरकोश, अमरकोश मिलता है अमर सिंह का, ठीक है। चरक का मिलती है चरक संहिता, चरक की मिलती है चरक संहिता, ठीक है। असंग का मिलता है योगाचार, असंग का मिलता है योगाचार, असंग की योगाचार, ठीक है, योगाचार। तो ये आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आप नोट कर लीजिए इनको। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछेगा, बहुत आते हैं प्रश्न परीक्षा में, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से ये साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई इतिहास में कोई विशेषता रखता है, किसी क्षेत्र विशेष में कोई विशेषता रखता है, तो परीक्षक और एग्जाम में भी वहीं से प्रश्न अधिकतर पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि गुप्त काल, गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गोल्डन एरा है ना, स्वर्ण युग बोलते हैं इसको, है ना। कला और साहित्य की कला और साहित्य का जो विकास हुआ है इस काल में, उसकी दृष्टि से जो गुप्त काल है वो भारतीय इतिहास का क्लासिक युग है, क्लासिकल युग है, स्वर्ण युग बोलते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके बहुत अधिक मात्रा में बनने की संभावना है, ठीक है। तो आपको ये सारे फैक्ट याद करने पड़ेंगे, ठीक है, याद करने पड़ेंगे। क्लियर? क्या लिखा हमने, किताबें लिख ली। ध्यान देने वाली बात यह कि गंगा यमुना की जो मूर्तियां हैं वो गुप्त काल में पहली बार बनी है, ठीक है। गुप्त काल में ही मूर्ति बनी है गंगा यमुना की, ठीक है। सबसे ज्यादा विकास अगर किस शैली का हुआ है गुप्त काल में, तो वो मथुरा शैली का विकास हुआ है, सारी मूर्तियां मथुरा शैली में बनी है अधिकतर, ठीक है। उसके अलावा, है ना, अजंता की आपको गुफाएं याद रखनी है ना, और बाघ की गुफाएं याद रखनी है ना। साहित्य में हम लोगों को एक चीज और मिलती है कि पुराणों का जो रूप आज हमको प्राप्त होता है, यानी कि गुप्त काल में ही पुराणों को अंतिम रूप प्रदान किया गया। पुराणों को अंतिम रूप जो मिलता है वो गुप्त काल में मिलता है, ठीक है। इसके बाद में जो स्मृतियां हैं, अनेक बहुत सारी जो स्मृतियां हैं और जो सूत्र काल पे जो भाष्य लिखे गए हैं, है ना, पुराण हो गए, रामायण महाभारत हो गए, इन सबको जो अंतिम रूप मिलता है वो हमें गुप्त काल में मिलता है, ठीक है। गुप्त काल में ही हमें नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति और पराशर स्मृति, बृहस्पति, है ना, कौन कौन सी, नारद, कात्यायन, पराशर और बृहस्पति, ये सब स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है, गुप्त काल में ही मानी जाती है, ठीक है। गुप्त काल की जो मूर्तियां हैं और इसके पहले जो कुषाण काल की मूर्तियां थी, उन दोनों में हमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। गुप्त काल की मूर्तियों में कुषाण कालीन जो नग्नता थी, जो कामुकता थी, उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः लोप हो गया है उसका, ठीक है, राइट, लोप हो गया है ना। बता चुके हैं कि विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र है, विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है वो संस्कृत भाषा में तो है, ये बाइबिल के पश्चात विश्व का दूसरा लोकप्रिय ग्रंथ है, बाइबिल के पश्चात विश्व का दूसरा लोकप्रिय ग्रंथ है, ठीक है। बुद्धघोष थे, उन्होंने त्रिपिटक पर भाष्य लिखा इस समय, क्योंकि वो हीनयान को मानते थे,
तो बुद्ध घोष ने त्रिपिटकों पर भाष्य लिखा है और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है विशुद्ध मग्ग। बुद्ध घोष का प्रसिद्ध जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? विशुद्ध मग्ग। बुद्ध घोष इन्होंने त्रिपिटक जो थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इनके ऊपर भाष्य लिखा है, इनके ऊपर टीका लिखा है। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है विशुद्ध मग्ग। विशुद्ध मग्ग, ठीक है, विशुद्ध मग्ग। जैन दार्शनिक की बात करते हैं तो आचार्य सिद्धसेन, आचार्य जो सिद्धसेन थे उन्होंने न्याय दर्शन पर, लिख लो, जैन दार्शनिक आचार्य सिद्धसेन ने न्याय दर्शन पर न्यायावतारम ग्रंथ लिखा है। न्यायावतारम ग्रंथ लिखा है। न्यायावतारम ग्रंथ लिखा है। किसने लिखा है? किसने लिखा है? जैन आचार्य सिद्धसेन ने लिखा है। सिद्धसेन ने लिखा है न्यायावतारम, ठीक है, न्यायावतारम ग्रंथ लिखा है। क्लियर? वैज्ञानिक प्रगतियां भी उस समय गुप्त काल में बहुत अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। वैज्ञानिक प्रगति, तो गुप्त काल की कुछ वैज्ञानिक प्रगति के बारे में बात करते हैं तो आर्यभट्ट का नाम सबसे पहले आता है दिमाग में हमारे, जब भी हम गुप्त काल की वैज्ञानिक प्रगति की बात करते हैं तो वैज्ञानिक की बात करते हैं, वैज्ञानिक प्रगति की बात करते हैं तो गुप्त काल में आर्यभट्ट जो थे वो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में बताया कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, और उसकी जो परिधि है उसका भी सही अनुमान लगाया है उन्होंने, यानी कि पृथ्वी गोल है और उसकी जो परिधि है उसका भी सही अनुमान उन्होंने लगाया है, ठीक है। दशमलव प्रणाली का वर्णन किया है आर्यभट्ट ने, दशमलव प्रणाली का वर्णन किया है, ठीक है। वारामिहिर क्या करते हैं, जो पंचसिद्धिका है उसमें पांच प्राचीन जो पांच सिद्धांत हैं उनके बारे में वर्णन करते हैं, ठीक है। वारामिहिर अपने ग्रंथ पंच सिद्धांतिका में पांच जो प्राचीन सिद्धांत हैं, है ना, उनका निरूपण करते हैं। कौन कौन सिद्धांत हैं? ये हैं पैतामह, रोमक, पॉलिस, वशिष्ठ और सूर्य, इनका वर्णन करते हैं, ठीक है। ब्रह्मगुप्त जो है वो भी गणितज्ञ हैं, इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की है। ब्रह्मगुप्त भी एक गणितज्ञ हैं, इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की है, ठीक है। सुश्रुत ने आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान किए इस समय। सुश्रुत किस लिखेंगे? सुश्रुत ने आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान किए हैं। धन्वंतरी की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ही रहते हैं, चिकित्सक हैं ये। इन्हें भारतीय आयुर्वेद का पिता कहते हैं। इसको धन्वंतरी को धन्वंतरी को क्या कहते हैं? भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है इन्हें। धन्वंतरी को भारतीय आयुर्वेद का पिता कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आर्यभट्टी का दशमलव प्रणाली को आपको ध्यान रखना है। इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। आर्यभट्ट ने ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होने के वास्तविक कारणों पर प्रकाश डाला था। आर्यभट्ट ने ही ना सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने के वास्तविक कारणों पर प्रकाश डाला था। क्लियर। बाघभट्ट जिन्हें आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की थी, बाघभट्ट ने क्या किया है? बाघभट्ट ने अष्टांग हृदय की रचना की है। अष्टांग हृदय की रचना की है। क्या है ये? आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका गुप्त काल का जो स्वर्ण युग है, इसकी जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे वो आपको बता दिए गए हैं। यहाँ पे परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जो आपके बनते हैं उनको आपको याद रखना है। खास करके जो पुस्तकें हैं और जो मंदिर हैं आपको उनको याद करना है। बार बार उनको आप देखेंगे, नोट डाउन करेंगे और लिख कर आप पढ़िए। लिख के पढ़ने से याद अधिक होता है ना। तो आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, त्रिकोणमिति का सिद्धांत, वारामिहिर का ग्रह नक्षत्र का अध्ययन, है ना। उसके बाद में धन्वंतरी का आयुर्वेद हो गया, है ना। बाघभट्ट का आपका
जो बाघ भट्ट का अष्टांग हृदय हृदय शल्य चिकित्सा का वर्णन हो गया ना। तो ये सब आपके विज्ञान प्रौद्योगिकी के यानी वैज्ञानिक जो उपलब्धियां हैं गुप्त काल में, हमें गुप्त काल के आविष्कारों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, जानने को मिलते हैं। ठीक है, अब आपका गुप्तोत्तर काल के बाद का इतिहास जो है वो हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में गुप्तोत्तर काल का इतिहास पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको ह्वेनसोंग और फाहियान के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे, एक अलग से वीडियो। इसके अलावा आपका जो विदेशी आक्रमण का एक टॉपिक आपका रह गया है वो लेक्चर देंगे आपको। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हो गए हैं, डेली आपको एक लेक्चर मिल रहा है। पहले के भी आपके जो लेक्चर डले हुए हैं, जो वीडियोस डले हुए हैं, उनको भी आपको देखना है, नहीं तो आगे यार पीछे सपाट वाली अवस्था आ जाती है। ठीक है ना, तो आपको रिवीजन करना है और सबसे अच्छा तरीका है कि आप नोट करते चलें, रिवीजन करें, बार बार लिखें और इन वीडियोस को बार बार सुनते रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आपको कुछ इसमें जानकारी ऐड करवानी है, कुछ और जोड़ना है ना, या कुछ पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा है तो आप अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा करें, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है ना, तो थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।